देखो, जो उसके बाद का टॉपिक है ना, वो है यूनिकनेस ऑफ लिमिट। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारी जो भी लिमिट होती है वो किसी एक यूनिक नंबर पे ही कन्वर्ज करती है, यानी कि सीक्वेंस कांट कन्वर्ज टू मोर देन वन रियल नंबर। यानी कि अगर मैंने ऐसा बोला लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे मैंने कोई भी, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस करे थे कुछ, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, 8n² + 3 5n² - 2n। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ से n² कॉमन ले लेंगे, 8 + 3/n² बच जाएगा। यहाँ से n² कॉमन लेंगे, 5 - 2/n बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पे n बचेगा, n² नहीं। ठीक है। अब यहाँ से n² कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ही, फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किस पे लगेगा? 8 + 3/n/5 - 2/n। अब ये जो चीज़ है हमारी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि लिमिट 1/n, लिमिट जब इंफिनिटी पे टेंड करता है n 1/n = 0 होता है, ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? 8/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये लिमिट किस चीज़ पे कन्वर्ज कर रही है? ये लिमिट कन्वर्ज कर रही है 8/5 पे। तो ये थ्योरम वही बोलती है कि हमारा कोई भी सीक्वेंस है, ये हमारा, ये तो खैर चलो हमने सपोज, ये तो हमने क्वेश्चन नॉर्मली किया है, कोई कोई सीक्वेंस, जैसे कि पहले कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था सीक्वेंस का, जैसे ये कोई सीक्वेंस है, लिमिट 1 + 1/n, ये तो एक सीक्वेंस है ना, 1/1 + n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये किस पे कन्वर्ज करता है? ये कन्वर्ज करता है 1 पे, क्योंकि 1/n तो ये तो 1/n तो इंफिनिटी हो जाता है ना, तो ये कन्वर्ज करेगा 1 पे। यानी कि ये जो हमारा सीक्वेंस है 1 + 1/n, ये सिर्फ 1 पे कन्वर्ज करेगा, सिर्फ एक रियल नंबर पे। मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक रियल नंबर, ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिट 1 भी है, कोई और नंबर भी है, कोई मतलब ये वाली थ्योरम नहीं होती। थ्योरम तो क्या मतलब, जब हम लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स एन हमारा कोई भी सीक्वेंस है वो टेंड कर रहा है एल पे, तो एल ही लिखते हैं ना, हाँ। तो ये जो हमारा, ये क्या होती है? लिमिट है कि भाई ये लिमिट कन्वर्ज कर रही है एल पे, ये सिर्फ एल पे ही कन्वर्ज कर सकती है, ऐसा नहीं है। और एल की कोई भी एक रियल, मतलब कोई एक रियल वैल्यू होती है, यूनिक होती है, ऐसा नहीं इसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है अब। प्रूव कैसे करेंगे? सपोज हमने कर लिया, सपोज कि एक्स एन हमारा कोई भी सीक्वेंस है, और ये हमारा सीक्वेंस है जहाँ पे एन जो है इन्फिनिटी पे जा रही है लिमिट, और हमने लिमिट लगाई है एक्स एन = एल, और हमने वही सपोज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ एक रियल, कोई भी एक यूनिक नंबर पे कन्वर्ज करती हैं। इसका मतलब क्या होता है कन्वर्ज? यानी कि वो लिमिट हमारी वहाँ पे बेसिकली एक तरीके से, जैसे, हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये है वन, अरे भाई, 1 + 1/n, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम पुट करना शुरू करें तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू जब, छोड़ो यार इसे, हम तो ये तो मतलब बेसिकली कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि लिमिट हमने क्या करी है, हमने उस पर लिमिट लगाई है, और अब लिमिट कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, यानी कि वो सीक्वेंस जो है वो कहाँ पे जाके बेसिकली सबसे छोटा रियल नंबर, नहीं, मेरे को शब्द में समझना नहीं आ रहा कि कन्वर्स का मतलब क्या होगा। पर समझ जाओ ना वही, कि हाँ भाई उसका आंसर बेसिकली ये निकल के आता है, लिमिट का जो भी आंसर निकल के आता है उसको हम बोलते हैं कि लिमिट यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो वो यूनिक पे कन्वर्ज कर रही है किसी एक नंबर पे। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि पहले वो एल पे कन्वर्ज कर रही है, फिर वो यू पे कन्वर्ज कर रही है। अगर हमने ये दो चीज़ें ली हैं कि वो इन दोनों पे कन्वर्ज कर रही है, तो हमारा काम क्या है? हमें ये प्रूव करना है ये दोनों बराबर है, बस। अगर ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारी लिमिट किसी यूनिक नंबर पे कन्वर्ज करती है, कोई दो नंबर अलग अलग पे कन्वर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये बराबर है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमने लिख लिया कि अगर हमें पता है कि अगर ऐसा है, ये जो चीज़ है कि भाई एक्स एन = एल है, तो यानी कि सिंस ये लिमिट है तो मतलब क्या होगा, अगर कोई एक वैल्यू n जो n1 से बड़ी होगी, अगर ऐसा है, तो एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने जो लिमिट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये तो था कि लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल, ये जो है ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक नंबर n, दो नेचुरल नंबर है, एक n और एक n नॉट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे जो कि दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, n इज ग्रेटर देन n नॉट, तो क्या होगा एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, हमारी मर्जी है हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया है, मतलब एप्सिलॉन ले सकते हैं, 2 एप्सिलॉन ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 4 ले सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया है क्योंकि हमें ये आगे वो पता चलेगा क्यों लिया, क्योंकि हम इन दोनों के लिए ये वैल्यू निकालेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे लास्ट में, इसीलिए उसको एप्सिलॉन बाय 2 लिया है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 हो गया, हमने इसको लेट कर लिया, फिर हम इस वाली लिमिट के लिए सेम चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ भी एक नंबर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है n जो कि n2 से बड़ा होगा, तो एक्स एन माइनस यू इज ग्रेटर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये दो नंबर्स है ना n1 और n2, इन दोनों के हमने मैक्सिमम निकाला, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो n नॉट है, उसको हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों नंबर्स का जो मैक्सिमम है वो n नॉट होगा। और अगर n नॉट मैक्सिमम है, अगर n नॉट हमारा दोनों में से बड़ी वैल्यू है, तो n नॉट हमारा n1 से भी बड़ा होगा और n नॉट n2 से भी बड़ा होगा। तो अगर n नॉट n1 से बड़ा है और ये रिलेशन अगर हम इस पे लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स एन नॉट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा ना। और अगर ये वाला लॉजिक हम इस पे लगाना चाहें, ये एन नॉट इज ग्रेटर देन एन टू इस वाले पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स एन नॉट माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। क्यों, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि n2 से बड़ा होगा। यहाँ पे हमने पहले n लिखा था, पर हमने अगर उन दोनों का मैक्स निकाला n1 n2 का और हमने उसको सपोज n नॉट लेट किया है, तो n नॉट तो n1 से ही बड़ा होगा और n नॉट n2 से भी छोटा होगा। तो वो यहाँ पे ये जो n इज ग्रेटर देन n1 है, यहाँ पे भी n नॉट इज ग्रेटर देन n1 लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मैक्सिमम नंबर है ना। तो अगर हम एन नॉट लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स एन की जगह एक्स एन नॉट बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे एन की जगह अगर एक्स एन नॉट लिखेंगे, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्स एन की जगह एक्स एन नॉट बन जाएगा। तो हमारे ये ऐसे दो रिलेशन बन गए हैं। ठीक है, ये लेस देन है यार, मैंने गलत लिखा हुआ, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में ये और एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय 2, तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, सिर्फ वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पता है हमको, ये वाली प्रॉपर्टी, कि जो x प्लस वाई का होल का मॉड होता है वो लेस देन होता है x प्लस वाई का जो अलग अलग मॉड होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू सपोज कर लो x है, ये वैल्यू सपोज कर लो y है, ऐसे अज्यूम कर लो बस इस फॉर्मूला को पुट करने के लिए। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कम होगा, तो हमने इन दोनों का सम कर दिया, यानी कि एल माइनस एक्स नॉट, और ये ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये किससे कम होगा, ये कम होगा इन दोनों का जो अलग अलग सम है, यानी कि इस पूरी वैल्यू से कम होगा। अगर ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, यानी कि इस वैल्यू को ऐसे देखो कि ये हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो है बड़ी सी इस वैल्यू का, ये वैल्यू ए, तो ए इज लेस देन एप्सिलॉन है। और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे आई है, और इन दोनों को जब हम ये मोड लगा के ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको हमने सपोज बी मान लिया। और हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम सम कर देते हैं, यानी कि सम कर देते हैं, तो वो बी इज लेस देन, जब अलग अलग होते हैं अलग अलग, यानी कि ए। तो अगर हमारी बी जो है वो ए से छोटी वैल्यू है और ए जो है वो हमारी एप्सिलॉन से कम है, तो बी भी तो एप्सिलॉन से कम होगी ना। तो ये वाली पूरी वैल्यू भी तो एप्सिलॉन से कम हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर इस वैल्यू को हम ऐड करें, सॉल्व करेंगे, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, एक्स एन नॉट से बेसिकली एल माइनस यू बच जाएगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि फोर्सिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ये चीज़ पता है कि एल माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एल माइनस यू का जो भी डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। अब एप्सिलॉन जो होता है ना, एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा ले सकते हैं, एप्सिलॉन को हम 0.0000, एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें भी लगा है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और ये एग्जिस्ट करेगा। तो हम फोर्सिंग प्रिंसिपल से बोल सकते हैं कि एल और एम बराबर है। अभी फोर्सिंग प्रिंसिपल क्या है कि एप्सिलॉन जो है हमारा ना, एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो सकता है, एप्सिलॉन जीरो के बहुत क्लोज हो सकता है। तो ये 0.00, यहाँ पे 001 कुछ भी हो सकता है ना ये वैल्यू। और सपोज करो एप्सिलॉन
की जो वैल्यू है वो 0.0001 है, ठीक है। और एल माइनस यू का जो डिफरेंस आया है वो आया है 0.001। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता है तो इनकी वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं। तो अगर ऐसा है कि भाई इनका डिफरेंस तो इतना आया है और इसका जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो इतनी है, तो ये तो कंडीशन ट्रू, ये तो गलत ही हो गई ना, क्योंकि 0.001 जो है वो तो बड़ा होता है 0.0001 से, छोटा थोड़ी होता है। और यहाँ पे होना चाहिए छोटा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसीलिए फोर्सिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू तो जीरो से बड़ी होती है हमेशा। और अगर इनका डिफरेंस जीरो होगा तो जीरो इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, तभी वो एग्जिस्ट करेगा ये वाली कंडीशन। तो इसीलिए फोर्सिंग प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि एल माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, मॉड हो गया। तो एल माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, और एल इज इक्वल टू एम। अरे सॉरी, ये हम यू लेके चल रहे थे ना, हमेशा से यू था ये, तो इसको यू है, ये मैंने एम बना बना रखा है यू, यानी कि एल इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था कि, और हमें वही तो प्रूव करना था कि एल और यू आपस में बराबर हैं, तभी तो एल और यू अगर बराबर होंगे तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि कोई एक ही यूनिक रियल नंबर पे कन्वर्ज करती है, दो नंबर्स पे नहीं कर सकती है। हमने दो नंबर लिए थे अलग अलग, और हमने फिर लास्ट में प्रूव कर दिया कि वो जो दो नंबर हमने लिए थे वो एक ही नंबर है, वो बराबर है। तो बस ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब अगली जो थ्योरम है वो है ऑल्टरनेट। ये जो थ्योरम है ना, इसका प्रूफ है सिलेबस में, तो ये आ सकती है पेपर में। और एक जो इससे पहले वाली वीडियो में नहीं थी, 1/n=0, जब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली का भी प्रूफ मैंने उसमें बताया था। तो सर ने कहा था ये दोनों थी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और पिछले वाली भी। तो ये पेपर में सर टेस्ट में दे सकते हैं इनका प्रूफ, तो ये देख लेना। जिन थ्योरम के प्रूफ नहीं है वो तो नहीं पूछेंगे, जिनके प्रूफ है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो सब टेस्ट में दे सकते हैं। उसके बाद है ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ लिमिट। मतलब जैसे हमने सबसे पहले जो मैंने वीडियो थी उसमें देखा था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स एन कोई सीक्वेंस है और ये l के इक्वल है, ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब n और n नॉट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, दो नेचुरल नंबर, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन n नॉट, यही होता है ना। हाँ, तो हमारा एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एल। तो ये हमारा था कि हमें पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब एप्सिलॉन एल की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ये दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके बीच में ये रिलेशन है, और हमारा फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पर लिमिट की एक और डेफिनेशन भी होती है, वो डेफिनेशन है ये वाली। क्या कहती है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कहती है कि एक्स एन एल पे तभी टेंड करेगा इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन एल की वैल्यू बड़ी है और फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इन द इंटरवल, यानी कि सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं जो कि इस इंटरवल में ही आती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जब एन की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 1 -1 1 ऐसे जाएंगे ना, क्योंकि एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 का 1 पावर -1 ही रहेगा। फिर अगर एन की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 बन जाएगा। ऐसे ही माइनस, अब एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो -1 का 3 पावर 3 यानी -1। ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। अब इसमें क्या है, इनफाइनाइटली अकरिंग टर्म्स हैं, इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं ही नहीं। तो हम उसको, उस पर कोई बाउंडेशन लगा ही नहीं सकते हैं ना, कि हम बोल दें कि ये इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इसमें तो इनफाइनाइटली बहुत टर्म्स है, उसमें बोला है फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी टर्म्स ही इनफाइनाइट है, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है ना, और n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती रहेगी तो ये कंटिन्यू -1 1 -1 1 -1 1 होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन हमें बोला है फाइनाइट होनी चाहिए टर्म्स। अब जैसे ये वाला सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/1 + n। अब यहाँ पे जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हाफ यानी कि 1.5। ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब 1/1 + इनफाइनाइट, यानी कि ये हो जाएगा। ये तो जीरो के बहुत करीब है ना, इसको तो हम बोल सकते हैं कि जीरो के बहुत करीब है, तो इसकी वैल्यू 1 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी लिमिट कहाँ कन्वर्ज कर रही है, हमारी लिमिट कन्वर्ज कर रही है 1 पे। हाँ, मैं जो कन्वर्ज वाली चीज़ बोल रही थी ना, वो यही है कि इस वाली चीज़ में,
कि लिमिट कन्वर्ज करती है एक कोई भी एक यूनिक रियल नंबर पे, यानी कि लिमिट बेसिकली खत्म कहाँ हो रही है एक तरीके से, कहीं तो उसका अंत होगा ना। कन्वर्ज यानी कि जहाँ आपको बिल्कुल एकदम अंत हो जाती है, जैसे कि नदी जो है हमारी कहीं से बहना शुरू होती है, फिर समुंदर के पास आके के कन्वर्ज तो नहीं, वो ट्रिब्यूटरीज उसकी बन जाती है, फैल जाता है, पर जहाँ के वो कन्वर्ज हो रही है बेसिकली समा रही है किसी चीज में। तो ऐसे कन्वर्ज इस चीज से समझ लो कि जहाँ पे खत्म हो रही है लिमिट, तो ये कहीं ना कहीं तो इसका अंत है ना, तो इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं। इस केस में हम बोल सकते हैं कि फॉर अ गिवन पर्टिकुलर एन वी कैन गेट क्लोजर टू वन। हम बोल सकते हैं कि कोई हमारा एक एन ऐसी वैल्यू है जिस जब हम उस एन की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम नियर नियर यानी वन के क्लोज पहुंच सकते हैं। तो और हमारी लिमिट जो है वो वन है। इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहेंगे हमारी लिमिट जो है वो वन पे आएगी ना, क्योंकि वन अपॉन एन तो जीरो होता है। तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं क्वेश्चन में, जैसे पिछली वीडियो में सॉल्व किया था हमने यू फंडामेंटल लिमिट्स के बाद जो क्वेश्चन करे थे उसमें इसका आंसर वन ही आया था, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या है इसकी वन है। और हम वो कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी एक पर्टिकुलर एन के बाद तो इसकी वैल्यू वन के करीब करीब आएगी ना, तो लिमिट वन हो गई। और इसकी जितनी भी वैल्यूज है ना ये सारी ये इस इंटरवल के अंदर वो करती है, एग्जिस्ट करती है, इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन, यानी कि एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। यानी एक्स एन का मतलब क्या है कि यानी एक्स एन नहीं, बेसिकली ए एन भी लिख सकते हो। अरे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस को इसने ए एन से रिप्रेजेंट किया है। तो ए एन सीक्वेंस की जितनी भी वैल्यूज है ना वो इसी रेंज के अंदर आएंगी, यानी कि एल प्लस ई से छोटी होंगी और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी होंगी और एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होंगी, यानी सारे इस रेंज के अंदर आएंगी। तो ये हमारा एक और तरीका होता है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन लिमिट बोलते हैं इसे, कि भाई लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब एप्सिलॉन से, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी और फाइनाइट टर्म्स होंगी जो हमारी इस इंटरवल के अंदर आएंगी। इसमें तो नहीं आ रही हैं, इसमें आ रही हैं। तो बस ऐसा होता है। उसके बाद हम बोलेंगे कि कोई हमारा, इसके बाद ना शायद कुछ थ्योरम और है एक आधी, पर उनके प्रूफ नहीं है और ना वो इम्पोर्टेंट है, तो मेरे अभी नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं है, यही है। हम्म तो अब है अ सीक्वेंस एक्सन, ये थ्योरम बोलती है कि एक सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ द सेट इज बाउंडेड, यानी कि हमने जो फर्स्ट यूनिट में अगर किसी ने पढ़ा हो बाउंडेड अनबाउंडेड, तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड का बेसिक मतलब बता देती हूँ, ऐसे पूरा मेरे को अच्छे से आता नहीं है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि हमने कोई सेट लिखा है कि सेट वन टू थ्री फोर है, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये सेट कहाँ पे इसका बाउंडेज का है, यानी कि सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर, यानी इस सेट की जितनी भी वैल्यूज है ना, सपोज वैल्यूज को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यू, ये तो सेट हो गया, जितनी भी वैल्यूज है ना इस सेट की वो सारी की सारी फोर से छोटी हैं, फोर के बराबर है। तो यानी फोर इसका अपर बाउंड हो गया कि इससे बड़ी कोई वैल्यू इस सेट में है ही नहीं। लोअर बाउंड क्या हो गया कि इसमें लोअर बाउंड क्या है, वन है, यानी कि सेट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो उस वैल्यू से या तो ये लोअर बाउंड हो गया और ये अपर बाउंड हो गया, यानी कि सेट की जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी इस नंबर से या तो बड़ी है इसके बराबर है, इससे छोटी वैल्यू सेट में कोई हो ही नहीं सकती है। तो यानी सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू है, जिससे छोटी और कोई वैल्यू है ही नहीं सेट में, वो होता है हमारा लोअर बाउंड। और सेट के अंदर जो वैल्यू है जिससे बड़ी कोई वैल्यू सेट के अंदर हो ही नहीं सकती है वो हमारा अपर बाउंड हो जाता है। और यही सेम चीज हमारी सीक्वेंस पे भी अप्लाई करती है कि हमारा कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी वैल्यू है, ऐसे सपोज ए बी सी डी ऐसे कहीं तक मान लो जेड तक है कुछ वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई जेड से बड़ी कोई वैल्यू इस सीक्वेंस में आ ही नहीं सकती है, तो जेड हमारा अपर बाउंड हो गया और ए हमारा लोअर बाउंड हो गया। जरूरी नहीं है कि अब यही हमेशा लोअर बाउंड होगा, वो मर्जी है कि सेट कैसे भी अरेंज हो। जैसे मान लो ये वाला सेट है, वन प्लस वन अपॉन एन है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे टू आएगी, फिर 1.5 आएगी, फिर करते करते जीरो पे जाएगा ना। अब इसमें अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड टू है कि भाई टू से बड़ी वैल्यू इस सेट में हो ही नहीं सकती है। लोअर बाउंड क्या है, जीरो, यानी इस सेट में इस सीक्वेंस में जीरो से छोटी वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती है।
तो ये होता है बाउंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट जो करती है कि भाई इस सीक्वेंस में तो ये हमारे पास हमें पता है कि ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, तो हम बोल देंगे ये सेट, ये सीक्वेंस, सॉरी यार सीक्वेंस बोलना चाहिए, सेट नहीं, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। बाउंड मतलब कि बंधा हुआ है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि इससे बड़ी वैल्यू इसमें है ही नहीं और इससे छोटी वैल्यू भी इसमें कोई नहीं है। तो अगर तो जो एग्जिस्ट करते हैं एज ए अपर बाउंड या लोअर बाउंड, तो हम बोल देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। पर अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है सीक्वेंस की कि कोई अपर बाउंड हो, कोई लोअर बाउंड हो सीक्वेंस का, तो हम बोल देते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अब यही बोल रही है थ्योरम, क्या बोल रही है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब ये जो सेट है ये बाउंडेड सेट होगा। इसका मतलब क्या है कि हम सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोल सकते हैं, जब सेट एक्स एन क्या है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं। एक्स एन का मतलब क्या है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो x1, एक्स एन की वैल्यू 2 है तो x2। x1 क्या है, सीक्वेंस की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ऐसे करके, मतलब सीक्वेंस की बेसिकली एक्शन क्या है, सीक्वेंस की वैल्यूज है, पहली दूसरी तीसरी। और हम बोल रहे हैं कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब ये जो सेट है यानी कि जितनी भी सीक्वेंस की वैल्यू है वो सारी बाउंड होंगी। बताया था ना मैंने, मतलब क्या है कि वो जो सेट है, कोई भी सेट, उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड होगा। तो पहले इसमें पहली चीज क्या है, दो तरीके होते हैं ये बोलने के कि हमारा एक्स एन बाउंडेड है, यानी कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। पहला तरीका क्या है कि सपोज हमारे कोई भी दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रियल नंबर है, सच दैट नेचुरल नंबर कोई भी एग्जिस्ट करता है और a लेस देन इक्वल टू एक्स एन, ए ग्रेटर देन, अरे यार ए लेस देन इक्वल टू एक्स एन और एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ये चीज़ है। इसका मतलब क्या है, मैंने तो बताया था अभी कि हमारी कोई एक वैल्यू है जिससे छोटी, यानी कि जैसे यहीं पे एग्जांपल देती हूँ कि सेट है 1 2 3 और 4, ठीक है। ये सपोज कर लो ये हमारा एक्स एन वो है, एक्स एन की अलग अलग वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू जब मतलब पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, और चौथी वैल्यू 4 है। तो इसमें ए क्या होगा, ये जो ए है ये क्या होगा, यानी ए से इस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ए से बड़ी होनी चाहिए, फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो ए इसमें क्या होगा, 1 होगा, बी इसमें क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 4 से सारी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, सारी वैल्यू 4 से छोटी है ना। तो लेस देन इक्वल टू एक्स एन, ये आ गया। यानी कि ये अगर ऐसे दो वैल्यू, ये पहली वैल्यू ए और बी, अगर उस सेट के अंदर ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमारा बाउंडेड है, नहीं करती हैं तो बाउंडेड नहीं है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि यहाँ पे दो वैल्यू होनी चाहिए, एक दो, ए और बी अलग अलग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक एम एग्जिस्ट करता है जो कि 0 से बड़ा है, सच दैट एक्स एन पे मॉड लगाने के बाद एक्स एन मॉड लेस देन एम। इसका मतलब अब जब मॉड खोलेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव भी जाएंगे, तो एक्स एन जब खोलेंगे तो यानी कि लेस देन इक्वल टू एम होगा, और नेगेटिव जब आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। इस नेगेटिव साइन को जब यहाँ ले जाएंगे तो एक्स एन ग्रेटर देन एम माइनस एम हो जाएगा। तो ये माइनस एम से तो यानी यानी एक्स एन की वैल्यू माइनस एम से तो बड़ी है, तो एक्स एन की वैल्यू माइनस एम से तो बड़ी है, लेकिन एक्स एन की वैल्यू एम से छोटी है, तो एक्स एन की वैल्यू एम से छोटी है। इन दोनों का हमने कन्वर्ट इकट्ठा करके ये रिलेशन बना दिया। तो यही मतलब है कि जब अगर मॉड लगा हुआ है उस पर, अगर हम उस सेट पे मॉड लगा दें, एक्स एन सेट पे मॉड लगा दें, तो ये हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई एम से कोई बड़ी वैल्यू सेट में नहीं है और माइनस एम से कोई छोटी वैल्यू सेट में नहीं है, तो वो बाउंडेड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है पहला कि हम ये वाला सेट दे रहे हैं सपोज, ठीक है। आप देखो ये बाउंडेड है या नहीं है, यानी कि -1 से छोटी वैल्यू कोई है इसमें, कोई नहीं है। इसमें दो ही वैल्यू तो है, -1 और 1। तो सबसे छोटी वैल्यू -1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक्स एन लेस देन इक्वल टू 1 है। ऐसे अगर हम इसको बोल लें जहाँ पे एम की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि एक्स एन की वैल्यू या तो 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, और -1 क्या तो बराबर है फिर उससे बड़ी है, और वही तो सही है। सेट में तो सारी वैल्यू यही है, -1 और 1। तो यानी कि ये हमारा सेट पे बाउंडेड है, यानी कि हमारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। अब ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 है, तो क्या हो गया 1
0.5 और ये हो गया 0.33 समथिंग। फिर ऐसे ही करते करते ये बहुत जीरो के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जीरो से छोटी वैल्यू इस सेट में कोई हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो सारी। और लास्ट में हमें पता है ये 1/n जो है जाके जीरो पे ही कन्वर्ज होगा। तो ये हमारा जीरो हो गया, जीरो से छोटी वैल्यू कोई है नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है वन, वन से बड़ी वैल्यू भी कोई नहीं है उसके बाद। तो ये हमारा वन हो गया अपर लिमिट, यानी ए हो गया ये, बी हो गया ये, और हमारी ये कंडीशन एग्जिस्ट हो गई, यानी एक्स एन इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो यानी ये हमारा ये भी हमारा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6, अब ये जाके इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हमें पता है कि इस सीक्वेंस में वन से छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती है, वन सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन ये सबसे बड़ी वैल्यू हमें कुछ नहीं पता कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। हमें क्या पता भाई, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ भी हो सकती है। हम कोई भी बड़ी वैल्यू कोई भी बड़ी वैल्यू ले लें, उसमें +1 कर दें तो और बड़ी हो जाएगी ना। तो इसका अपर बाउंड यानी जो हमारी ऊपरी लिमिट है कि हाँ इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये हमारा बाउंडेड नहीं है। ऐसे ये वाला जो है, इसमें ये ऐसे करता करता माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू -1 है, यानी कि अपर बाउंड तो है कि -1 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि -2 -3 -4 सब छोटे हैं इससे। तो ये सबसे बड़ी हो गई। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी छोटा है, तो इसमें एक और माइनस लगा दो और छोटी वैल्यू हो जाएगी ना। तो इसका हमारा पास लोअर बाउंड नहीं है, तो ये भी बाउंडेड नहीं है। बस यही है कि ये बताता है, ये है तरीका कि हमें पता चले कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है या नहीं है। अब है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस का कहीं पे अंत है, वो कहीं पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। जैसे ये वाला है, ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, ये वन पे कन्वर्ज हो रहा है। ये वाला, हाँ जैसे ये वाला जो है ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, कहीं कन्वर्ज नहीं हो रहा। ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, 1 है, जाती जा रही है, कहीं कन्वर्ज नहीं हो रहा। ये सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू 1 है, 0.5 है, 0.3 कुछ है, फिर ये करते करते जीरो के पास पहुंच जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ज हो रहा है जीरो पे। अगर हम इस पे वो लिमिट लगाएंगे तो ये सीक्वेंस है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहीं कन्वर्ज हो ही नहीं रहा। तो हम बोल देंगे ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि हमारा हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा। अब जैसे एक चीज और है, ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है कन्वर्जेंट, लेकिन ये बाउंडेड है। ये हमारा कन्वर्जेंट है और ये बाउंडेड भी है। यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा। क्योंकि ये वाला एग्जांपल्स बाउंडेड तो है पर ये कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जेंट है, बाउंडेड भी है। तो वही बोल रहा है कि हर कन्वर्ज जो कहीं पे कन्वर्ज हो रहा है ना, जिसका कोई अंत है, जिसका कोई तय है कि हाँ भाई ये यहाँ पे जाके खत्म होगा ही होगा, ये जो सपोज जीरो पे हो रहा है, वन पे हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, अगर हमारा कोई सीक्वेंस का कहीं पे कन्वर्ज हो रहा है, कहीं पे खत्म हो रहा है जाके, वो बाउंडेड होगा। उसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों होंगे। कैसे वो प्रूव है ये, कि सपोज एक्सन हमारा कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा है, एल पे कन्वर्ज हो रहा है। और हमें पता है लिमिट उसके डेफिनेशन से सीक्वेंस की, कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है और एन नॉट और एन एग्जिस्ट करते हैं और एन इज ग्रेटर देन एन नॉट है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम बोल देंगे कि एप्सिलॉन को हम 1 लेते हैं पहले। तो अगर एप्सिलॉन को हम 1 लेंगे तो ये एक्स एन माइनस एल इज लेस देन 1 होगा। और जब हम मॉड को खोलेंगे तो देखो ये है एक्स एन माइनस एल मॉड इज लेस देन 1। अब मॉड को खोलने के लिए क्या करते हैं हम, दो कंडीशन बनती है ना जब हम मॉड को खोलते हैं। पहली कंडीशन क्या बनती है कि भाई एक्स पहली कंडीशन बनेगी कि भाई कि हमारा जो एक्स एन है वो एल से बड़ा है। तो अगर एक्स एन एल से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक्स एन माइनस एल लेस देन 1 हो जाएगा। पर अगर हम बोले एल की वैल्यू एक्स एन से बड़ी है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम बाहर नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा लेस देन 1। इसको अगर लिखेंगे तो सिंपल वही है। अगर हम इसमें अब एक्स एन को इस साइड रखें और माइनस एल को उस साइड ले जाएं, तो हो जाएगा 1 प्लस का एल, ऐसे बन जाएगा। और ऐसे ही अगर इसमें माइनस को हटाएं
तो ये माइनस और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेस देन 1। अब एक्सन को, अब इधर माइनस का एक्सन है, इसको हम उस साइड ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि L माइनस 1 लेस देन एक्सन, ये ऐसे बन जाएगा। अब हम एक्सन को लिख सकते हैं, एक्सन लेस देन किससे होगा, 1 प्लस एल से। 1 प्लस एल से तो छोटा होगा, लेकिन बड़ा किससे होगा, एल माइनस 1 से। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, एल माइनस 1 है ये, ठीक है। तो हमने वही यहाँ प्रूव कर दिया कि भाई ये होगा फिर हमारा कंडीशन। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा फिर कोई ए वैल्यू है जो इन सब का मिनिमम है, यानी कि ये सारी, अब हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि एक्सएन जो है वो छोटा होगा एल प्लस 1 से और बड़ा होगा एल माइनस 1 से। तो हमने सारी जितने भी इस सीक्वेंस की वैल्यूज हैं उन सब का मिनिमम ले लिया और उन सब का मैक्सिमम ले लिया। एल प्लस 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना कोई, तो एल प्लस 1 को भी इंक्लूड करके उसका मैक्सिमम ले लिया। तो सपोज करो ये मिनिमा आया है, ये मैक्सिमा आया है, और हम बोल देंगे कि भाई इस सीक्वेंस की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इससे तो बड़ी हैं और इससे छोटी हैं, तो हमारा बाउंडेड हो गया ये। तो बस यही था इसमें कि हर कन्वर्ज, जो भी कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस वो बाउंडेड भी होगा। उसके बाद आती है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। हाँ, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से पहले कुछ थ्योरम है जो मेरे दो ही हैं बस, जो मेरे पल्ले नहीं पड़े, 2 या 3 है बस जो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, पर उनके प्रूफ वगैरह भी हैं नहीं। पर मैं बाकी पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर में, तो अगली वीडियो में डाल दूंगी, इस वाली में नहीं आ रही है। अब इसमें है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है कि बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है, बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व तो क्या मतलब, जैसे ये वाली है, एक्स लिमिट है सी एक्स एन पे, तो हम सी को बाहर ले सकते हैं एज अ अलग कांस्टेंट और इस बचे हुए लिमिट लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम दो वैल्यूज है यहाँ पे, दो एक्स एन प्लस वाई एन पे लिमिट लगी है, तो हम एन पे अलग से और वाई पे एन पे अलग से लिमिट लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे माइनस में है तो वही इस पे अलग से लगाओ, माइनस में ये मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड में है तो इस लिमिट को हम नीचे पूरा अलग से ले आ सकते हैं, वाई पे 1 को ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बस। ऐसे ही एक्स एन अपॉन वाई एन डिवाइड है तो इसको अलग अलग ऊपर नीचे ले सकते हैं। ये भी तभी करेंगे जब वाई एन इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू 0 नहीं हो, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे अगर अंडर रूट में है तो इस लिमिट को हम अंडर रूट के अंदर भी ला सकते हैं लगाने के लिए, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा ये जब x की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू, अगर ये जो लिमिट वाला सेक्शन है ये, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी नहीं, 0 से छोटी है, सपोज इसकी वैल्यू -1 है, तो अंडर रूट में -1 यानी कि हमारा आयोटा हो जाता है ना, तो ये तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई। तो इसीलिए हम इसको, ये हमारी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इनके प्रूफ है। पहला प्रूफ जैसे कि मान लो ये वाला है कि हमें प्रूफ करना है कि सी अगर अंदर है तो उसको बाहर लेके भी रख सकते हैं। तो केस 1 हम करते हैं कि सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर सी की वैल्यू 0 के बराबर है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और लिमिट 0 पे लगेगी, आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो सी की वैल्यू 0 में तो कुछ प्रूव करना ही नहीं है। हम सपोज कर रहे हैं कि सी की वैल्यू 0 नहीं है, तो जब सी की वैल्यू 0 नहीं होगी तब क्या होगा, सी की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, सिंस एप्सिलॉन एल से बड़ा है तो एक्सन टेंड करेगा एल पे, और इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हमारी बेसिकली वही लिमिट की डेफिनेशन। तो ये हो गया एक्सन माइनस एल लेस देन ये, ये क्या हो गया, इस वाले पे लगा रहे हैं ना ये, तो ये अब सरल के नीचे सी आ गया। तो ये कह रहा है कि मतलब मेरे को जो समझ में आया यार वो यही है कि एक मतलब ये इस वाले को सॉल्व कर रहा है पहले, और उसमें फिर बोल रहा है कि
अगर हम इस पे एप्सिलॉन एल से बड़ी वैल्यू कोई है और एक्सएन जो है वो एल पे टेंड कर रहा, मतलब ये जो एक्सएन है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है बेसिकली, तो हमारा एन नॉट एग्जिस्ट करता है सच दैट ये, और एक्सएन माइनस एल जो हमारी कंडीशन होती है बेसिकली वो, तो इसने क्या किया है कि एप्सिलॉन एल की वैल्यू को ही ई अपॉन मॉड का सी ले लिया है। फिर उसके बाद अगर हम इस वाली पे देखें, हम्म, पता नहीं, मतलब मेरे तो कुछ खास पल्ले पड़ा नहीं। अगर किसी को आता हो तो ये वाला प्रूफ समझा देना, ग्रुप पे ही भेज देना वो करके, बता देना या फिर मुझे समझा देना, और मैं फिर इसका वीडियो बना के डाल दूंगी। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा, जैसे इसका जो अगला वाला थ्योरम है ये प्लस वाली है, इसका प्रूफ तो ये रहा। इसमें तो क्या बोल रहा है कि एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू है, तो हमने इसको x माइनस एल लेस देन ये ले लिया, फिर y माइनस एन, मतलब यानी कि बेसिकली ये था ना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन, मतलब ब्रैकेट में इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन। तो अगर इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स एन माइनस एल लेस देन एल एप्सिलॉन एल बाई टू। इसको खोलेंगे तो ये बनेगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब वही जैसे वो वाला क्वेश्चन नहीं किया था, ये वाली जो थ्योरम प्रूव करी थी कि यहाँ पे पहले इन दोनों की अलग अलग वैल्यू लिख दो ऐसे, ये वाली और ये वाली, फिर मैक्सिमा निकाल लो एन नॉट, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट कर रहे थे। इसमें वही किया है कि पहले एन वन, एन इज ग्रेटर देन एन वन और एन इज ग्रेटर देन एन टू, फिर एन वन और एन टू का मैक्स ले लिया जो कि एन नॉट हो गया, और एन नॉट जो है इज ग्रेटर देन एन वन है, और एन नॉट इज ग्रेटर देन एन टू भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स एन नॉट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एल बाई टू, और इसको लिख सकते हैं वाई एन नॉट माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन एल बाई टू। ये लिया इन्होंने, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये हो गया एप्सिलॉन के बराबर ही। उसके बाद इनको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एल प्लस एम, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया और एल प्लस एम ये बन गया। लेकिन जब हम इस वाले लिमिट को सॉल्व करेंगे, ये पूरी जब होती है तो ये क्या बनती है, तो क्या बनती है एक्स एन प्लस वाई एन माइनस वैल्यू निकाल दी, तो बेसिकली उसकी वैल्यू निकाल दी एल प्लस एम, यानी कि ये लिमिट कन्वर्ज कर रही है इस पे, और हाँ सही तो है, एल प्लस एम आ गया इसका वैल्यू, और हमें ये चीज़ तो पता है कि हमें जब हमने ये चीज़ लिखी है इस वाली लिमिट के लिए, एक्स एन वाली के लिए, कि भाई एक्स एन माइनस एल है, इसका मतलब हमें पता है कि ये लिमिट कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है एल पे, ये कन्वर्ज कर रही है एम पे, तो एल प्लस एम ही तो आएगा ना इसका आंसर, एल प्लस में एम। और हमें बस यही तो दिखाना था कि इसका आंसर भी एल प्लस एम आएगा, तो हमने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके फिर ऐसे, मतलब जैसे पुराने तरीके से सॉल्व किया था, एल प्लस एम के बराबर ले आए तो ये बन गया। ऐसे ही सी पार्ट है, उसमें क्या है, सी पार्ट में माइनस है बस, तो हम उसमें माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं है। फिर डी ई और एफ है, तो डी वाली जो थ्योरम है, डी वाली क्या बोलती है, फोर्थ वाली बोलती है मल्टीप्लिकेशन की एक्स एन मल्टीप्लाइड बाय वाई एन, तो इस पे आना चाहिए हमारा एल और एम का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो प्रोडक्ट लाने के लिए, मतलब वैसे तो आसान है ये, कुछ उसमें है नहीं। एल प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करेंगे, वही पहले जैसे उस वाले क्वेश्चन में ऊपर किया था वही करना, और कुछ नहीं करना। नहीं, नीचे कैसे ले आए, पता नहीं यार, मेरे को नहीं आता। इसमें पता है कि इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी के प्रूफ करने भी नहीं है, सर ने 6 प्रॉपर्टी करवाई हैं, 7 हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हैं। तो अगर किसी को पता हो इनमें से किस किस के प्रूफ करने हैं किसके नहीं करने हैं तो बता देना। बाकी सिलेबस में लिखे हुए हैं, मैं देख लूंगी। और फिर अगर किसी को ये आते हैं और देख रहा है तो फिर ग्रुप पे बता देना, भेज देना सॉल्व करके या कैसे भी समझा देना। और अगर नहीं आते हैं तो कोई नहीं, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर किसी को तो आते होंगे यार, देख लेना, बता देना, मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे करने हैं, प्रूफ कैसे करने हैं। ना प्लस वाला तो सिंपल है, प्लस वाले में तो कुछ है ही ना, प्लस वाला तो वैसे ही सॉल्व कर दिया। जैसे हमने वो वाली थ्योरम प्रूव करी थी कि हमने वैल्यू ले ली, फिर उसके बाद हमने इस कोई एक एन बड़ा ले लिया, एन नॉट जो कि बड़ा होगा, एन नॉट जो मतलब कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली, जैसे दैट एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू 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 आ गई। हमें पता है कि ये एल पे है जाएगी, ये एम पे जाएगी, तो इन दोनों का सम इसका आंसर आएगा। माइनस वाली भी ऐसी हो जाएगी सिमिलर। पर ये जो ज़ीरो वाली है, पहली चीज़ ये वाली, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली और नीचे वाली जो है, ये किसी को आती है तो बता देना। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है ना, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन ये है। ऐसा बोल रहा है 2n+3। तो अब इसमें क्या है, हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें बेसिकली। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मली देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम n कॉमन लेंगे। n कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा क्या, 2+3/n। नीचे से भी n कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 3 - 7/n। n से n कैंसिल, ये बच जाएगा वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ये वाली वैल्यू। फिर हम इस पे, अब बस इसको हम जब पहले सॉल्व कर रहे थे तो फंडामेंटल वाली से, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर 2/3 लिख देते थे। यहाँ पे क्या करना है, बस हमें स्टेप करके दिखाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई लिमिट ऐसे मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है, तो हम लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। फिर अगर ऐड हो रही है तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस हो रही है तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमें पता है इसका आंसर तो 2 ही आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो 2/3 आ गया। ऐसे ही है, बस कुछ नहीं यार, हमें वो स्टेप करके दिखाना है अब अलग अलग, कि हाँ भाई हमने इसको पहले एन स्क्वायर कॉमन लिया, एन स्क्वायर काट दिया, फिर लिमिट को अलग अलग ऊपर लिखा, फिर हर किसी पे अलग अलग लिमिट लगाई, यहाँ पे 4 पे, इस पे, इस पे, इस पे, आंसर वही सेम आया, कुछ अलग नहीं है। बस करके दिखाना है स्टेप, और कुछ नहीं है। ये हो गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी। इसके बाद बस स्क्वीज प्रिंसिपल बचा है, और ये वाले जो प्रूफ अगर